बंगाल पुलिस की कार्रवाई से टीएमसी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। ममता बनर्जी के खास नेता अब काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू कर दी है, जिससे टीएमसी में खलबली मच गई है और कार्रवाई के डर से टीएमसी के नेता पार्टी से दूरी बना रहे हैं और बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं टीएमसी में इस्तीफे भी शुरू हो गए हैं। दर्शकों, चुनाव से पहले महुआ मोइत्रा हो या सयोनी घोष, सब काफी जोश में थे कि दीदी कभी चुनाव हार ही नहीं सकती है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को ही चैलेंज दे दिया था, लेकिन हार के बाद बुआ और भतीजा जनादेश पर सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि वो ये नतीजा नहीं मानते हैं, उन्हें सबूत चाहिए। लेकिन सवाल है कि टीएमसी लगातार जब 3 बार से चुनाव जीत रही थी, तो क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को सबूत दिया था, जो अब बीजेपी उन्हें सबूत दे। जैसे 3 बार से वो जिस ईवीएम से चुनाव जीत रहे थे, उसी तरह इस बार बीजेपी ने भी ईवीएम से चुनाव जीता है। दर्शकों, चुनाव से पहले सयोनी घोष चुनावी रैलियों में गाने गाकर आम मतदाताओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। सयोनी घोष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था, लेकिन उनका काबा मदीना वाला गीत टीएमसी के काम नहीं आया। वहीं अब बंगाल की नई सरकार ने प्रशासनिक गलियारों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ों पर कड़ा प्रहार किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राज्य के 3 प्रमुख विभागों के उन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिनकी फाइलें पिछले 4 वर्षों से सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही थी। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त नौकरशाहों को बचाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका भर्ती घोटाला और सहकारी विभाग में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही एजेंसियों को सरकार ने आवश्यक अनुमति की प्रतियां भेज दी है। सीएम शुवेंदु ने कहा कि हमारी सरकार जनता की भारी उम्मीदों के साथ सत्ता में आई है। हमने चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वादा किया था और अब हम उसे निभा रहे हैं। वहीं सीबीआई अब इन अधिकारियों के खिलाफ नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर सकेगी और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारियां भी की जाएगी। ये कदम बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। दर्शकों, ममता सरकार के दौरान अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे थे। ऐसे में पहले अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कस गया है, उसके बाद जांच की आंच भतीजे तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि सीएम शुवेंदु ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि सीएम शुवेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और आप दर्शक शुवेंदु अधिकारी के फैसले से खुश हैं, तो कमेंट में यस और गुड सीएम जरूर लिखें, ताकि विपक्ष और टीएमसी को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के नेता की गिरफ्तारी शुरू हो गई है और कैसे महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष और टीएमसी के दूसरे लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, सत्ता संभालने के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से की गई ईंधन बचाने की अपील का पश्चिम बंगाल सरकार पर भी असर दिख रहा है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है, उसी तरह बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और मंत्री ईंधन को लेकर इसी तरह के उपाय अपनाएंगे। वहीं बुधवार को शुवेंदु अधिकारी ने राजभवन में टीएमसी की पिछली सरकार के दौरान सक्रिय सभी अनधिकृत टोल गेटों और ड्रॉप गेटों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में राज्य में टीएमसी के लोग जो अवैध काम कर रहे थे, सड़कों पर टोल लगाकर अवैध वसूली कर रहे थे, उस पर शुवेंदु सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं ममता सरकार में दमकल मंत्री रहे सुजीत बोस पर भी नकेल कस गई है। ईडी ने बोस को नगर निगम भर्ती घोटाले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ममता सरकार में खेल मंत्री रहे मनोज तिवारी ने इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि टिकट के बदले उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। वहीं हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, जिसके बाद एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने लिखा है कि हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार विजय के लिए राज्य के मेरे प्रियजनों का बहुत बहुत आभार। इस जीत से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि जनता जनार्दन का भाजपा एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और सुशासन की नीतियों पर अटूट विश्वास है। यही वजह है कि डबल इंजन सरकार पर हरियाणा के लोगों के भरोसे का भी प्रतीक है।
इस अवसर पर पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भाजपा की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। वहीं तमिलनाडु के वेलचारी से विधानसभा चुनाव जीते कांग्रेस विधायक जेएमएच आसार मौलाना ने सनातन धर्म पर हमला बोला है। उनका कहना है कि राज्य की सत्ता से पलनीस्वामी बाहर है, मतलब पीएम मोदी बाहर है। इसका मतलब है कि सनातन धर्म तमिलनाडु से बाहर हो चुकी है और राज्य में ये हार गई है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है, जबकि कांग्रेस के एकमात्र जीते हुए राज्य केरल में सीएम पद को लेकर संघर्ष जारी है। कांग्रेस की अंतर्कलह और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यही बुनियादी फर्क है जो कांग्रेस की सत्ता में लौटने की हसरत के आगे आता है। बंगाल पुलिस की कार्रवाई देख महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष जैसे टीएमसी के सांसद काफी परेशान नजर आ रही हैं। बंगाल में सरकार बदलते ही शुवेंदु सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब जो लोग अफवाह फैला रहे थे उन्हें पुलिस अच्छे से सबक सिखा रही है। चुनाव से पहले सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा जैसे सांसदों ने ममता बनर्जी के पक्ष में माहौल बनाने की खूब कोशिश की थी। उन्हें लग रहा था कि दीदी कभी चुनाव हार ही नहीं सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की करारी हार के बाद अब टीएमसी में खलबली मच गई है। वहीं अब टीएमसी की गुंडागर्दी के वीडियो सबूत भी सामने आ रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर बार लगाकर बॉर्डर को सील करने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए काफी अहम है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के मेमारी कस्बे में टीएमसी के कथित गुंडे कस सैफुद्दीन खान पर हिंदुओं को जबरन गौमांस खिलाने की धमकी देने का आरोप लगा है। ये मामला तब सामने आया जब पत्रकार सुबी विश्वकर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक स्थानीय हिंदू व्यक्ति ने बताया कि चुनाव के बाद सैफुद्दीन ने उन्हें गौमांस खिलाने की धमकी दी थी। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस की कार्रवाई से बंगाल की राजनीति गर्म है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भड़काऊ टिप्पणियों और ईवीएम को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में कोलकाता पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बांग्ला पक्खो संगठन के प्रमुख और एक्टिविस्ट गार्गा चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई चुनाव आयोग की शिकायत के बाद शुरू हुई। चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन में शिकायत कराते हुए आरोप लगाया था कि गार्गा चटर्जी सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों के जरिए ईवीएम में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया को लेकर गलत जानकारी फैला रहे थे, जिससे लोगों के बीच भ्रामक स्थिति पैदा हो रही थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद के अनुसार गार्गा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर ईवीएम में छेड़छाड़ और चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों से जुड़े पोस्ट किए थे। इन पोस्ट के कारण राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच अलग अलग तरह की धारणाएं बनी और माहौल प्रभावित हुआ। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक और मामला दर्ज किया था, क्योंकि गार्गा चटर्जी लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग समुदायों को लेकर भड़काऊ बातें लिख रहे थे। कोलकाता पुलिस ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद गार्गा चटर्जी को 2 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्हें कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से टीएमसी के लोग तिलमिला गए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है कि हो सकता है कि मैं गार्गा चटर्जी का प्रशंसक न हूं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना और उनके एक्स हैंडल को बंद करवा देना यह दिखाता है कि बंगाल की नई बीजेपी सरकार कितनी ज्यादा वहमी है। बांग्लार विपक्षे बांग्ला विरोधी ही इस परिवर्तन का असली चेहरा है, इसमें कोई गलतफहमी न रखे। इसके अलावा एक दूसरे पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है कि जिस तरह बंगाल पुलिस बंगाल में एक बांग्ला समर्थक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में हिंदी में बात कर रही है, वो मुझे बहुत पसंद आया। परिवर्तन, परिवर्तन नहीं। तो देखा आपने कैसे कोलकाता पुलिस द्वारा हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी महुआ मोइत्रा तंज कस रही है। वहीं सायोनी घोष भी शुवेंदु सरकार के एक फैसले से तिलमिला गई है। दरअसल सायोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मनोज कुमार अग्रवाल, जिन्हें अब बंगाल सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, और सुब्रत गुप्ता, जिन्हें बंगाल के मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है, ये दोनों अब अपनी मेहनत का फल चख रहे हैं। इन्होंने बंगाल चुनाव की इंजीनियरिंग में जी तोड़ मेहनत की थी, जिसके तहत इन्होंने सफलतापूर्वक 90 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए और 27 लाख वैध नामों पर अभी भी जांच चल रही है। सत्ता का यह दुरुपयोग काल्पनीय है और यह सुनियोजित भ्रष्टाचार का एक शर्मनाक प्रदर्शन है। वाह दर्शकों, सायोनी घोष जो भी आरोप लगाएं, लेकिन इन आरोपों पर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मनोज अग्रवाल पूर्व सीईओ ही नहीं बल्कि राज्य के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं।
बीजेपी सरकार कानून के मुताबिक ही काम कर रही है। दर्शकों, जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से टीएमसी के नेता और उनके समर्थक अफवाह फैला रहे हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के लिए कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई की है। दर्शकों, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के नए मुखिया को चुनने के लिए हुई मीटिंग हंगामेदार रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए अपना डिसेंट नोट यानी असहमति पत्र सौंप दिया है। दरअसल पीएम मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की उपस्थिति वाली इस हाई प्रोफाइल सिलेक्शन कमेटी में राहुल गांधी ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। मंगलवार को सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री आवास में बैठक हुई थी। राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग में राहुल के अलावा चीफ जस्टिस सूर्यकांत बतौर सदस्य शामिल हुए थे। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अपना डिसेंट नोट सौंपा। राहुल ने इसे एक्स पर भी शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में लिखा है, मैंने सीबीआई निदेशक चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मैं किसी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेने अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पत्रकारों, आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई का बार बार दुरुपयोग किया। दर्शकों, राहुल गांधी हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट जारी तनाव की वजह से पीएम मोदी ने लोगों से तेल बचाने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि स्कूल ऑनलाइन हो, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत को कम से कम किया जा सके। तेल के साथ साथ लोगों को 1 साल तक सोना न खरीदने की भी अपील की गई है, क्योंकि जंग के बीच सोने के आयात पर भारत का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। वहीं ईंधन बचत और ऊर्जा संकट के मद्देनजर पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में अपने काफिले को काफी कम करके 2 गाड़ियों तक ही सीमित कर लिया है। लेकिन पीएम मोदी की इस अपील पर राहुल गांधी ने कहा था कि ये उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत है। लेकिन इससे पहले 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों से अपना सोना दान करने को कहा था, ताकि सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को कम किए बिना हथियार और साजो सामान खरीद सके। वहीं इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों के बोझ और रक्षा खर्च के लिए जनता से दान की अपील की थी। लेकिन आज राहुल गांधी अपने राजनीतिक फायदे के लिए पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के विरुद्ध भोपाल की विशेष अदालत यानी एमपीएमएलए कोर्ट में लंबित मानहानि केस को लेकर हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। राहुल गांधी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। दर्शकों, पनामा पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाए, जिसके बाद राहुल गांधी के इस आरोप को लेकर शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने अदालत का रुख किया था। नीट पेपर लीक मामले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि नेपाल और बांग्लादेश में जेन जी ने सरकारें गिरा दी। क्या हमारे युवा परीक्षा पत्र लीक में शामिल लोगों को जेल में नहीं भेज सकते? अगर पेपर लीक रोकना है तो हमारे जेन जी को आंदोलन करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ये कहते हुए इस बात को रखा कि आज मैं हमारे देश के जेन जी से बात करने के लिए आया हूं। इसके अलावा केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि हम रूस से तेल क्यों नहीं खरीद रहे। अगर पेपर लीक रोकना है तो हमारे जेन जी को आंदोलन करना होगा। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अपने वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि जागो जेन जी जागो, उठो और लड़ो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और इस पर चर्चा करें। दर्शकों बता दें कि केजरीवाल जो देश के जेन जी को भड़काकर आंदोलन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्यों देश के आम लोगों के बच्चे अपनी कुर्बानी दे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन करें, ताकि उस आंदोलन पर केजरीवाल और विपक्ष के लोग अपनी राजनीति चमकाएं।
क्यों केजरीवाल अपने और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बच्चों को सड़क पर उतरवाकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि क्या आपको मालूम है, साल 2024 नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने 90 दिन तक चार्ज दाखिल नहीं किया और आरोपियों को जमानत मिल गई। पिछली बार की तरह इस बार भी सीबीआई लीपापोती करेगी। पेपर लीक का शक बीजेपी नेताओं पर है। दर्शकों, संजय सिंह अब सीबीआई पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई अब नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी मामले से जुड़े नेटवर्क, अभ्यर्थियों तक पहुंच और पैसों के लेन देन की गहराई से जांच करेगी। इस मामले में विम्स मेडिकल कॉलेज के छात्र अवधेश कुमार समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ये भी पता लगाएगी कि प्रश्न पत्र लीक का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला था और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें